हम लोग को क्या पढ़ना था? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो आप जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो है संविधान के मूल अधिकार में शामिल था। और एक बात यह भी कि ये फंडामेंटल राइट का एक सबसे, आप इसको विवादास्पद कहिए या इस पे काफी विवाद रहा, विवादास्पद कंट्रोवर्शियल आर्टिकल था। और इसको लेकर के अनेक संवैधानिक मामले, सांविधानिक मामले न्यायालय में आए। और खास करके 1971 के बाद मूल अधिकार फंडामेंटल राइट और राइट टू प्रॉपर्टी दोनों को लेकर के, फंडामेंटल राइट और राइट टू प्रॉपर्टी दोनों को लेकर के अनेक मामले न्यायालय में आए। और इसके चलते 1978 तक आते आते संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी जो थी उसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक, ये आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट कुल कितने हैं? फंडामेंटल राइट बताया 12 से 35 तक पार्ट 3 में समाहित है। ठीक, क्लियर? कौन कौन से आर्टिकल हमने पढ़े? राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। दूसरा राइट टू फ्रीडम, यस, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, तीसरा ये राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, 23-24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हिंदी में शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, और क्या था हमारा 25 से लेके 28 तक? क्या था 25 से लेके 28 तक? चौथा राइट टू क्या था? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये 25 से 28 और 29 से 30 क्या था? पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और यहीं पे 31 था, छठा क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार था। और 32 अपनी जगह है, आप जानते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 7th क्या था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये थे। इसको आपने देखा तो ये 31 नंबर पे हमारा क्या था? ये राइट टू
प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, जो हमने बताया कि आफ्टर 1978 अमेंडमेंट क्या हुआ था। अगर आज आप जो है आज की तारीख में अगर आप संविधान खोल करके देखेंगे तो जहां 31 लिखा था वहां क्या मिलेगा, जहां 31 था वहां 31 लिखा मिलेगा और एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, ब्रैकेट बंद। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल, ब्रैकेट में 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट, ये ब्रैकेट में, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1978 सेक्शन 6 के द्वारा डिलीटेड, रिपील्ड, यानी कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। इंग्लिश में आज की तारीख में आपको यह लिखा मिलेगा संविधान में, एक बड़ा कोष्ठक, उस कोष्ठक में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन हिंदी में, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इंग्लिश में, आगे लिखा मिलेगा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट इन ब्रैकेट एक्ट 1978 सेक्शन 6 के द्वारा क्या हो गया, निरसित, हिंदी में लोप किया गया। ये स्थिति है इसकी, ठीक। और इसके आगे लिखा हुआ है कुछ विधियों की व्यावृत्ति, यानी सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज। यानी कहने का मतलब था कि ये 31 जो है ये 1978 के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट और 44th अमेंडमेंट के द्वारा ये लोप कर दिया गया है, ये खत्म, निकाल दिया गया है 31 यहां से। और ये जानते हैं आप WEF विद इफेक्ट फ्रॉम, ये 20 जून 1979 डेट है जब से ये इफेक्ट में आया। तो ये चीजें हैं और अब आगे हम देखते हैं इसको। अब इसका एक हम जान लें, इसका एक संक्षिप्त इतिहास की, इसकी क्रोनोलॉजी, इसकी क्रोनोलॉजी की कैसे कैसे इसमें चेंजेज आए 1978 तक, 1950 से, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, 19(1)(f) था। 19(1)(f) क्या कहता था, कहता था कि संपत्ति को अर्जित करने, रखने व बेचने, हमारे मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी के अंतर्गत 19(1)(f) था। F याद रखेंगे आप, मान लीजिए फिनेंस है या प्रॉपर्टी, अपने समझने के लिए, ठीक। 19(f) संपत्ति का अर्जन, रखने और बेचने का अधिकार देता था, यह खत्म कर दिया गया। कब से खत्म कर दिया गया, 44th अमेंडमेंट 1978 विद इफेक्ट फ्रॉम 20 जून 1979 से यह खत्म कर दिया गया। ये क्या था, संपत्ति को अर्जित करने, रखने और बेचने, तीन तरीके के अधिकार होंगे। क्या होगा, एक्विजिशन होगा, और क्या होगा, होल्ड होगा। एक्विजिशन करिए, होल्ड करिए, और या कर दिए डिस्पोज कर दीजिए। यानी 19 में हमें यह अधिकार था कि हम संपत्ति को अर्जित करें, रखें,
बेचे, ये अधिकार था हमें। ठीक। और 31 जो था हमारा 31 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 19F के अंतर्गत ये अधिकार किसको था? ये अधिकार किसको था? ये नागरिकों को था या व्यक्तियों को था? ये अधिकार जो है नागरिकों को था। 19 का अधिकार जानते हैं आप, ये फॉर सिटीजन्स था। और 31 का अधिकार जो है ये किसको था? व्यक्तियों को था। ये व्यक्तियों को था। ठीक। ये अधिकार सारे लोगों को बताया था। 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये अवेलेबल है ओनली फॉर सिटीजन्स। तो ये 19(1)(f) था इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता था कि किसी भी नागरिक को संपत्ति को क्या करने, अर्जन करने, उसको रखने और बेचने की आजादी होगी, एक्वायर करने की, होल्ड करने की और डिस्पोज करने की। और 31 में 31 के अंतर्गत क्या अधिकार था कि बिना विधि के प्राधिकार के किसी को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। लिखते रहिए इसको, आप लोग लिखने से याद होगा। हाँ, इसको लिखते रहिए। ये क्या कहता था? ये कहता था नो पर्सन्स ये कहता था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी। आगे क्या कहता है? एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी 31(1) ये कहता था कि बिना विधि के प्राधिकार के किसी को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। या इंग्लिश में नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ, बिना विधि के प्राधिकार की अनुमति के किसी को भी, बिना विधि के प्राधिकार के किसी को भी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये 31(1) कहता था। और 31(2) में जो बातें थी, 31(2) में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? 31(2) में ये था कि ये राज्य और व्यक्ति के बीच संपत्ति के संबंधों और व्यक्तिगत संपत्ति के हस्तगत करने के विषय में प्रावधान करता था। यानी 31(2) के हिसाब से कि अगर राज्य चाहे तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में, पहली चीज ये कि पब्लिक इंटरेस्ट में, सार्वजनिक हित में किसी व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण या हस्तक्षेप कहिए, अधिग्रहण या अंग्रेजी में एक्विजिशन अधिग्रहण कर सकता था। ठीक। और ऐसा अधिग्रहण करते समय, ऐसी संपत्ति का, ऐसी निजी संपत्ति का अधिग्रहण करते समय क्या करेगा? संपत्ति का अधिग्रहण करते समय कानून जो है, जो भी कानून बनेगा उसमें प्रतिकर की
उसमें प्रतिकर की व्यवस्था जो है अनिवार्य रूप से करेगा, यानी कंपेंसेशन कहिए, मुआवजा कहिए, कि राज्य जो है अगर किसी व्यक्तिगत संपत्ति को हस्तगत करता है तो व्यक्तिगत संपत्ति के हस्तगत करते समय जो वो कानून बनाएगा उस कानून में क्या करेगा, अनिवार्य कंपल्सरी कंपेंसेशन, प्रतिकर या मुआवजा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेगा। इसकी व्यवस्था अनिवार्य रूप से उसको करनी होगी, तभी वो संपत्ति लेगा। और यह भी करेगा कि वो जो है प्रतिकर की जो धनराशि है, प्रतिकर की धनराशि निश्चित करेगा अथवा उसके निर्धारण के लिए क्या करेगा, सिद्धांत या प्रक्रिया की व्यवस्था करेगा, जिसके आधार पे कंपेंसेशन या प्रतिकर या कंपेंसेशन या मुआवजा दिया जाएगा। ठीक, तो जो है प्रतिकर की धनराशि निश्चित करेगा, अथवा अगर नहीं करता है तो वो उन सिद्धांतों और उन प्रक्रियाओं का वर्णन करेगा जिसके आधार पे प्रतिकर दिया जाएगा। वे तो प्रतिकर की धनराशि तय कर देगा निश्चित रूप से कानून बनाते ही समय, और अगर प्रतिकर की धनराशि नहीं तय करता है तो ऐसे सिद्धांत और ऐसी प्रक्रिया की व्यवस्था जरूर से कर देगा जिसके आधार पे कि कंपेंसेशन का भुगतान किया जाए। कहने का मतलब है कि ये विधायिका इसको कार्यपालिका के ऊपर, विधायिका जो है इसको कार्यपालिका के ऊपर नहीं छोड़ेगा। ये कार्यपालिका के मनमानेपन के संरक्षण, मनमानेपन से बचाने के लिए एक संरक्षण की दिया गया था कि ये करेगा। ठीक, तो ये बातें थी जो हमारे मूल संविधान में थी। मूल संविधान में, ओरिजिनल संविधान में क्या था मैंने बताया, 19 था, याद कर लीजिए, बहुत कंफ्यूजन होता है। और 31A और 31(2) था, ये फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। ठीक, ये बताए कि किसी भी नागरिक को संपत्ति अर्जन करने, रखने व बेचने की स्वतंत्रता, अंग्रेजी में एक्विजिशन, होल्ड या डिस्पोज करने की फ्रीडम। 31 से नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ, बिना प्राधिकार के अनुमति के किसी को भी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और 31(2) ये व्यवस्था करता था कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अगर किसी भूमि का, किसी निजी व्यक्तिगत भूमि का राज्य उसमें हस्तक्षेप करता है तो अनिवार्य रूप से उसी कानून में उसके लिए प्रतिकर की, कंपेंसेशन की या मुआवजा की व्यवस्था करेगा, या ऐसे सिद्धांत और ऐसे प्रक्रियाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा जिसके आधार पे कि मुआवजा दिया जाना है। यानी इस कानून का उद्देश्य ये था कि विधायिका जो है कार्यपालिका के मनमानेपन से संरक्षण देगी और ये कंपनसेशन की व्यवस्था वही कर दी जाएगी। लेकिन ये हम जानते हैं कि ये आर्टिकल संविधान में अब नहीं है। कब से नहीं है? आफ्टर 44th अमेंडमेंट 1978 विद इफेक्ट फ्रॉम 20 जून 1979। और इसकी कहानी जानते हैं थोड़ी सी संक्षेप में कि क्या क्या हुआ, कौन कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटी जिसके चलते कि अंत में संपत्ति के अधिकार को हटा ही देना पड़ा। हम जानते हैं कि देश आजाद होने के बाद लैंड रिफॉर्म लागू किया गया, लैंड रिफॉर्म, और जमींदारी उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ जमींदारी। और एबोलिशन ऑफ जमींदारी थी
जमींदारी के चलते देश में तमाम कानून बने। जैसे 1950 में बना पहला कानून जिसे कहते हैं बिहार लैंड रिफॉर्म। बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट बना 1950 में, जिसे कोर्ट ने इसे इस आधार पर इस बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल और वाइड घोषित किया गया कि जो आर्टिकल 14 के विरुद्ध था। इसमें क्या था कि जो जमींदारों को जो कैटेगरी की गई थी, जो जमींदारों की श्रेणी मुआवजे के लिए बनाई गई थी, जमींदारों की श्रेणी में का वर्गीकरण जो था, वो वर्गीकरण को कोर्ट ने पाया कि ये वर्गीकरण आर्बिट्ररी था, ये मनमानापन था, ये मनमानापन था। इस आधार पे बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को 1950 में कोर्ट ने नल एंड वाइड घोषित कर दिया। और आर्टिकल 14 क्या कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई, आर्टिकल 14 क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई, क्या नहीं करेगा? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी मोटी सीधी सी भाषा में कहें कि राज्य जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण देगा। द स्टेट शैल नॉट डिनाई, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन। ये पर्सन के लिए लगेगा, बिकॉज मैंने बताया कि 15, 16, 19, 29, 30 बार बार दोहरा रहा हूं, ये रट जाएगा। इसको छोड़ करके ये सिटीजन्स के लिए हैं, बाकी सारे पर्सन्स के लिए हैं। तो 14 फिर से रिकॉल कर लीजिए कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण जिसे हिंदी में कहते हैं, वही 14 में है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कोर्ट ने इस 1950 में बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को इस आधार पे नल और वाइड घोषित कर दिया, क्योंकि ये कानून जो था, ये क्या था? आर्टिकल 14 का जो है उल्लंघन था, जो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है। अभी चर्चा हुई उसकी। और चूंकि ये जो कानून था, ये जमींदार को श्रेणियों में विभाजित करता था, और वो जो वर्गीकरण था, पीछे हम पढ़ चुके हैं 14 को डिटेल से, जो ये वर्गीकरण था, ये वर्गीकरण क्या था? आर्बिट्रारी था। ये वर्गीकरण जो था क्या था? मनमानापन था। इस मनमानेपन के नाते इस कोर्ट ने इस कानून को जो है नल एंड वाइड को घोषित कर दिया। इसके बाद यही कानून नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और नागपुर हाई कोर्ट ने जमींदारी उन्मूलन को, जमींदारी एबोलिशन को जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। इन हाई कोर्टों ने कहा कि जो जमींदारी उन्मूलन के लिए जो लॉज बने हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ये संवैधानिक हैं। तो ये इसको लेकर के, इस हाई कोर्ट की डिसीजन को लेकर के जमींदार सुप्रीम कोर्ट गए। कहने का मतलब यह है कि लैंड रिफॉर्म और जमींदारी एबोलिशन के चलते, जमींदारी उन्मूलन के चलते देश भर में लोग अपनी संवैधानिक मांग, अपनी संपत्ति के मांग को लेकर के 19F और 31 के अधिकार को लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। और सरकार इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 1951 में गवर्नमेंट ने क्या किया? 1951 में दो आर्टिकल 31 के अंतर्गत 31 तो था ही, 31A और 31B, दो आर्टिकल जो है 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। और 31A कहता है, क्या कहता है कि संपदाओं आदि का अधिग्रहण की बात करता है, आदि का अधिग्रहण। 31A क्या कहता है? संपत्ति आदि के
अधिग्रहण की बात करता है। और 31B क्या कहता है? 31B कहता है कि कुछ एक्ट और रेगुलेशंस को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, ये 31A जो है संपदाओं आदि के अधिग्रहण की बात करता है। और जो है ये 31B जो है कुछ एक्ट और रेगुलेशन को सुरक्षा प्रदान करता है। ये दो 31A और 31B जोड़े गए जमींदारी उन्मूलन को लेकर के, सेविंग लॉज प्रोवाइडिंग, ये उन तो ये संपदाओं आदि के संरक्षण की बात करता था। एक बना, ये कहा गया कि राज्य अगर किसी संपदाओं का अधिग्रहण करता है तो उसे इस आधार पर असंवैधानिक नल या वाइड नहीं कहा जाएगा कि वह 14, 19 व 31 का उल्लंघन करता है। ठीक, इसी तरीके से 31B में क्या किया गया कि जो अलग अलग विधानमंडल के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा जो भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म के जो कानून बनाए गए थे, जो बार बार चैलेंज किए जा रहे थे, उनकी एक सूची बनाई और एक सूची बना करके उसको जो उठा करके 9th शेड्यूल 9 एक क्रिएट किया 1951 में। इन सारे चीजों को उठा करके शेड्यूल 9 में डाल दिया। और 31B में ये लिखा कि अनुसूची 9 में, शेड्यूल 9 में सम्मिलित किए गए किसी विषय को इस आधार पर विद्यमान या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल या वाइड नहीं किया जाएगा कि वे क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट है, असंगत है, या कि वे फंडामेंटल किसी मूल अधिकार को या किसी फंडामेंटल राइट्स को के इनकॉन्सिस्टेंट है, असंगत है, या उसको छीनते हैं या न्यून करते हैं। इस आधार पे उनको नहीं किया जाएगा। ठीक, तो इस आधार पे उनको वाइड नहीं किया जाएगा। तो ये 31B में क्या किया गया कि वो जो भूमि सुधार से संबंधित कानून थे, उन कानूनों की एक सूची बनाई गई और उस सूची को उठा करके नवी अनुसूची में डाल दिया गया। इन 1951 लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड 13 स्टेट्स के कानून थे जिनको उठा करके नवी अनुसूची में डाल दिया गया। अनुसूची जान ही रहे हैं, आपको याद है, रिकॉल करा दें। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थी। फर्स्ट शेड्यूल में आप जानते ही हैं, नेम है, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है। सेकंड स्टेट में क्या है, पेमेंट है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की। थर्ड में ओथ है। फोर्थ में क्या है, मेंबरशिप इन राज्यसभा है। फिफ्थ में क्या है, SC ST है के लिए जो है, SC ST क्षेत्रों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोविजन है वो है। छठवें में क्या है, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में स्थित जनजातियों के एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। और सेवेंथ क्या है, सेवेंथ में आप जानते हैं, यूनियन, कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट। और 8th शेड्यूल में क्या था, 8th शेड्यूल में लैंग्वेज जानते हैं, और ओरिजिनली कुल 14 थी, आज 22 हैं। और यही इसके बाद एक 9th शेड्यूल ऐड कर दिया गया। 9th शेड्यूल में वो भूमि सुधार से संबंधित जो कानून थे उनकी सूची बना के इसमें डाला गया। और 31B में ये लिखा गया कि ये कानून जो है इस आधार पर वाइड, नल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किए जाएंगे कि ये भाग 3 में दिए गए किसी फंडामेंटल राइट को क्या करते हैं, को वायलेट करते हैं या को न्यून करते हैं, छीनते हैं, तो जो है उनको नहीं किया जाएगा। वायलेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन इसको यह कहे।
वायलेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, कोई ऐसे एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, जो बनाए गए हैं, वो इस आधार पे नॉलिफाइड नहीं होंगे कि ये पार्ट 3 में दिए गए हमारे किसी अधिकार को कर्टेल करते हैं। तो ये कहानी 31A की थी। और एक विवाद और था कि प्रतिकर के संबंध में 31B में जो कंपेंसेशन की बात थी, कंपेंसेशन देगा, ठीक, वो अभी बताया गया, अनिवार्य कंपेंसेशन देगा, या अगर कंपेंसेशन नहीं तय कर पाता तो ऐसी सिद्धांत और प्रक्रियाओं को बताएगा जिसके आधार पर कंपेंसेशन दिया जाए। और इस कंपेंसेशन को लेकर के ये कंपेंसेशन पर्याप्त है, इनफ है कि नहीं है, इस कंपेंसेशन को लेकर के कि प्रतिकर जो है कि उचित है कि नहीं, पर्याप्त है कि नहीं, संपूर्ण है कि नहीं, संपूर्ण है कि नहीं, पर्याप्त है कि नहीं, उचित है कि नहीं, इनफ हो ये रहा था कि जैसे जैसे लोगों की संपत्तियां ली जा रही थी, वो कोर्ट में जा रहे थे, तो कोर्ट को अगर जिनका कंपेंसेशन उनके मन मुताबिक नहीं था तो कोर्ट अपने हिसाब से आदेश जारी कर रहा था कि फुल कंपेंसेशन शुड बी गिवन, रीजनेबल कंपेंसेशन शुड बी गिवन। तो ये पर्याप्त, संपूर्ण, उचित, इस तरह के वर्ड कंफ्यूजन में नहीं थे। एक ऐसे ही केस था बेला बनर्जी का, बेला बनर्जी वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य। ऐसे ही बेला बनर्जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि जो मुआवजे की धनराशि है, जो प्रतिकर की धनराशि है, ये तय करना विधानमंडल का जो है, लेजिस्लेचर का जो है, ये विशेषाधिकार है कि वो तय करे। प्रतिकर की धनराशि तय करना जो है, ये लेजिस्लेचर का विवेक का अधिकार है कि वो उसको तय करे। लेकिन प्रतिकर का सिद्धांत ऐसा होना चाहिए, प्रतिकर का जो सिद्धांत हो वो ऐसा होना चाहिए, प्रतिकर का सिद्धांत ऐसा हो जो यथार्थ में जो संपत्ति का अधिग्रहण की, यथार्थ में जो ऐसा हो कि जो संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है, जिस संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है, जिस संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है या हस्तगत किया गया है, उसके क्या हो, उसके यथार्थ मूल्य के बराबर हो, उसके यथार्थ मूल्य के बराबर हो। ठीक है, तो कोर्ट ने बेला बनर्जी के बारे में यह जजमेंट दिया कि बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल के राज्य के मामले में कि कोर्ट जो है प्रतिकर का सिद्धांत प्रतिबद्ध तय करते समय ये विवेक तो है, लेकिन प्रतिकर का सिद्धांत ऐसा हो जो कि रियली कंपेंसेशन हो, वो सिर्फ कहने को जो है वो रियली कंपेंसेशन हो, और जो संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिस संपत्ति को लिया जा रहा है, उस संपत्ति के यथार्थ मूल्य के बराबर हो। यह कोर्ट ने कहा। वही बात हो रही थी कि कंपेंसेशन को लेकर के कि कंपेंसेशन उचित हो, पर्याप्त हो। तो क्या किया, इस जजमेंट के बाद क्या किया कि चौथा संविधान संशोधन कर दिया गया। चौथा संविधान संशोधन, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया गया और कहा गया कि 31(2) के अंतर्गत जो राज्य कंपेंसेशन या मुआवजा या प्रतिकर का निर्धारण करती है, वह जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा। देखिए बन गई बात। चौथा, संपत्ति हस्तगत किसी कानून का प्रतिकर उचित है कि नहीं,
जिस संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है उसका जो कंपनसेशन है वो उचित है कि नहीं, इस बात की चुनौती जो है, प्रतिकर उचित है कि नहीं, मुआवजा प्रतिकर उचित है या नहीं, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। यानी ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, इसके नलिफाई करने के लिए ये 4th अमेंडमेंट कर दिया गया कि अब आप भैया, अब आप जो कंपनसेशन मिल रहा है वो पर्याप्त है कि नहीं, उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे, ये 4था कर दिया गया। तो इस तरीके से आप देखें तो तमाम संवैधानिक वाद लाए जा रहे थे, और इसके बाद आप देखें तो 24वें या 25वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 के बाद 24वें और 25वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो संपत्ति के अधिकार की जो संवैधानिक लड़ाई थी संसद और न्यायालय के बीच, वह और तेज हुई। इसके पहले थोड़ा सा अगर हम आकर के देखें तो क्या क्या घटनाएं घटी हम जानते हैं। संक्षेप में देख लें कि जुलाई 1969 को 14 बैंकों का, आपको पता है, का राष्ट्रीयकरण किया गया, और ये कहा गया कि आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय और सामाजिक समानता के लिए ये उद्देश्य बताया गया, इसके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जरूरी है। और ये अध्यादेश के द्वारा इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया कि ये 14, 19 व 31 का वायलेशन है, और ये भी चैलेंज किया गया कि 123 जो ऑर्डिनेंस का राष्ट्रपति का पावर है उसका भी मिसयूज है, क्योंकि ये सिर्फ आपातकाल परिस्थितियों में या परिवार परिस्थितियों में किया जाता है। और साथ में 301 व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, इन सारी चीजों का उल्लंघन करता है। फिर कोर्ट ने इसको इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित किया। और फिर हम जानते हैं कि इसी के बाद 70 में, ये था 1969 में था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात, और 1970 में आपको मालूम है कि प्रीवी पर्स को समाप्त करने को लेकर के एक अध्यादेश लाया गया। सरकार का ये कहना था कि 19(1) के अंतर्गत राजाओं को इस तरह का धन देना, इस तरह की थैली देना आवश्यक नहीं है। ये एक राजनीतिक समझौते का परिणाम था। कोर्ट ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था, राजनीतिक समझौते का परिणाम था, और 19(1) जो है संविधान का इस बात की इजाजत नहीं देता। और राजाओं का तर्क ये था कि राजाओं ने, अभी उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे ना आर्टिकल, राजाओं ने जो है 2 अनुच्छेद का हवाला दिया। एक तो दिया कि 362 का दिया, और दूसरा दिया कि वो जो हम लोग पढ़ रहे थे 29(1) पढ़ रहे थे, और एक 362। उन्होंने 2 आर्टिकल 3 पढ़ा कि जो है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर क्या था 29(1), भारत राज्य क्षेत्र के भीतर के नागरिकों को उसकी विशेष क्या था, 3 चीजें थी विशेष, क्या था, भाषा, लिपि और संस्कृत को संरक्षित करने का, कंजर्व करने का अधिकार है, जो 29(1) पढ़ रहे थे हम लोग। तो प्रीवी पर्स थैली का जब एवोल्यूशन किया गया तो राजाओं की ओर से इन दोनों आर्टिकल का सहारा लिया गया, और सरकार कर रही थी कि एक राजनीतिक समझौते का परिणाम था, और ये 19(1) इस बात की इजाजत नहीं देता। इसी तरीके से और विवाद चल रहे थे। मालूम है, हम लोग पढ़े हैं, गोलकनाथवाद आ गया था। गोलकनाथ के बाद में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का वाद था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है संसद जो है
मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक, संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ये सारी चीजें चल रही थी। इसी बीच आपको मालूम है कांग्रेस का विभाजन हुआ और फिर से मध्यावधि चुनाव हुए। 1971 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और जो बहुमत से, अच्छी खासी बहुमत से सरकार बनी। और इसके बाद हम देखें कि ये घटनाएं घटी। इस घटनाओं को समराइज किया गया कि ये 2 घटनाएं थी। इनके द्वारा जो है 1971 के बाद ये संपत्ति की लड़ाई, जब फिर से कांग्रेस की सरकार बनी, ये लड़ाई और तेज हुई तो 24वां संविधान संशोधन किया गया। आपको पता है 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 13(2) नहीं आता, यानी 368 के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन के अंतर्गत 13(2) नहीं आता। और 13(2) क्या कहता है, याद है कि भूल गया? बताइए, रिवीजन करते रहिए। 13(2) क्या कहता है? 13(2) कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए किसी मूल अधिकार को छीनती है, टेक्स अवे और एब्रिजेस बताया था ना, छीनती है या न्यून करती है, ऐसी बनाई गई विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ठीक, ऐसी बनाई गई विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। हिंदी में पढ़ लीजिए, फिर इंग्लिश में भी पढ़ा दूंगा एक दिन तक शून्य होगी। ठीक, तो ये 13(2) का, ये 368 के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन 13(2) के अंतर्गत नहीं आता। ये जो है 24वें संविधान संशोधन के द्वारा इस बात को किया गया। और क्या किया गया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा? फिर ये कहा गया उसके बाद 25वां संविधान संशोधन किया गया। और 25वें संविधान 24वें के बाद जब 25वां संविधान संशोधन आया, 25वां संविधान संशोधन 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या किया गया? इसमें 31C जोड़ दिया गया, 31C जोड़ दिया गया इसमें। और 31C में क्या कहा गया? 31(2) में क्या कहा गया? 31C में क्या कहा गया कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के 39B और C 2 अनुच्छेद, 39B और C के लिए 39B क्या है? 39B कहता है कि राज्य अपनी नीति का संचालन ऐसे करेगा कि समुदाय के भौतिक संपत्ति का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से प्रयोग हो सके। 39B और C। और C क्या कहता है? C कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था ऐसी बनाएगा कि जिसमें धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। ये 39B की बातें हैं। तो ये 31C जोड़ करके 31 देखे आप, 31A, 31B, ये 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। 25th के द्वारा ये 31C जोड़ा गया। इसमें ये कहा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 39BC के इंप्लीमेंटेशन के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है
तो वो इस आधार पर असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल या वाइड घोषित नहीं किया जाएगा कि वह संविधान के मूल अधिकार में दिए गए 14, 19 और 31, उस समय तक 31, आज की तारीख में 14 और 19 का उल्लंघन करता है। ठीक, यानी 29 BC को क्रियान्वयन के लिए, जिसमें कि अभी बताया कि डीपीएसपी की जो 2 सिद्धांत हैं उनके क्रियान्वयन के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वो 14 और 19 के विरोधी होने के कारण 14, 19 को, इस कारण से कि वो 14, 19 का विरोध करता है, वो असंवैधानिक नहीं होगा। यानी इसके 14, 19 लाइन के ऊपर 29 BC प्रिवेल करेगा। ये जो है 25वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई। और ये कहा गया कि प्रतिकर की धनराशि, प्रतिकर को लेकर के आप देख रहे थे कंपेंसेशन को लेकर विवाद हो रहा था, तो कहा गया प्रतिकर की धनराशि जो है वो क्या होगी, प्रतिकर जो था उसकी जगह धनराशि कर दिया गया, अमाउंट कर दिया गया। नहीं, मतलब हो गया कि राज्य जो है एक निश्चित धनराशि देकर के किसी व्यक्तिगत संपत्ति को हस्तगत कर सकता है। ठीक, और एक चीज और कि अमाउंट करते हुए ये कहा कि 39 BC के क्रियान्वयन के लिए जो कानून बनाया जाएगा, अच्छा ये पता कैसे चलेगा कि जो 39 BC की जो कानून बनाया गया है ये डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए ही बनाया गया है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए वही व्यवस्था कर दी गई 31C में ही कि किसी भी कानून को न्यायालय में इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जाएगा, किसी भी कानून को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह क्या करता है, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक, तो 25वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या बात हो गई? तो 25वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि 39 BC डीपीएसपी के 39 के बीओसी दो अनुच्छेद, इसके द्वारा इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वो इस आधार पर अविधिमान्य, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल, वाइड या नल नहीं होगा कि यह भाग 3 में दिए गए अनुच्छेद 14, 19, 31 या अब 14, 19 का उल्लंघन करता है, इसलिए उसको जो है हम नल वाइड नहीं करेंगे। यानी 39 BC इसके ऊपर जो है प्रिवेल करेगा। 39C क्या है, आर्थिक व्यवस्था ऐसी होगी इसमें क्या होगा, संपदा का और उत्पादन के साधनों का और धन का अहितकारी संकेंद्रण न हो। ये इन दोनों चीजों के लिए 39 BC के क्रियान्वयन के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है, मोटी सी बात, तो इस आधार पर अविद्यमान नहीं होगा कि यह कानून भाग 3 में दिए गए अधिकार 14, 19 और 31 का उल्लंघन करता है। और इसी के द्वारा प्रतिकर की जगह धनराशि तय कर दी गई, धनराशि लिखा गया, अमाउंट, यानी अब ये हो गया कि राज्य विधानमंडल कोई निश्चित धनराशि देकर के किसी भूमि का अधिग्रहण कर सकता था। और तीसरा ये था कि ये कोई कैसे जानेगा कि जो डीपीएसपी का जो कानून बनाया गया है वाकई में डीपीएसपी को क्रियान्वयन के लिए ही बनाया गया है, ये कौन बताएगा भाई? तो इसके लिए किसी को दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत न पड़े, 31C में ही ठोक दिया गया। क्या ठोक दिया गया 31C में? अभी बताया कि ऐसा कानून की संवैधानिक व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह जो है 39 BC के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक, उसकी संवैधानिकता को आप इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते
के जो कानून बनाया गया है यह जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 39 के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप देने के लिए, प्रैक्टिकल फॉर्म देने के लिए नहीं बनाया गया है। इस आधार पर आप चैलेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब समझ गए आप। अब आप जो है एक निश्चित धनराशि दे करके सरकार किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को हस्तगत करने की स्थिति में थी। और आप जानते हैं कि केशवानंद, इसके बाद केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस। इसमें ये जो 25वां, ये भी पता है आपको, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें 23वां, 24वां, 25वां संविधान संशोधन को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये जो 25वें संविधान संशोधन का ये जो बात थी, ये जो दूसरी वाली बात थी कि कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा कि ये जो कानून बनाया गया है ये नीति निर्देशक तत्वों को व्यवहारिक रूप देने के लिए बनाया गया है, नहीं, यह जो है चैलेंज नहीं किया जाएगा। उपरोक्त को, औचित्य को न्यायालय में चुनौती दी गई थी, इसको न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। फिर आप ये भी जानते हैं, पता है आपको कि फिर से जब 42nd अमेंडमेंट हुआ तो फिर से ये कर दिया गया कि डीपीएसपी यानी पार्ट 4 के जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं वो सारे जो है, सारे नीति निर्देशक तत्व भाग 3 पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट पर क्या होंगे, प्रभावी होंगे। ठीक, यानी राज्य जो है अगर किसी भी नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो अगर वो कानून इस आधार पर असंवैधानिक नहीं घोषित किया जाएगा कि वह भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये दायरा बढ़ा दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, विस्तृत कर दिया गया। और फिर बारी आती है इसके बाद इस केस को 42वें संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया। और ये भी आप जानते हैं कि मिनर्वा बिल बाद में, ये जो कि था मिनर्वा बिल बाद में, इसमें न्यायालय ने अवधारित किया, क्या किया, अच्छा ये जो 39 के जो 39 के लिए जो कानून बनाया जाएगा इसके क्रियान्वयन के लिए, वो अगर इस आधार पे असंवैधानिक नहीं होगा कि वो भाग 3 में दिए गए 14-19 का उल्लंघन करता है। ये इस बात का प्रतीक था कि ये मानना था कि बहुजन के हित के आगे, बहुजन के हित के समक्ष व्यक्ति का हित जो है बलिदान किया जा सकता है। यानी व्यक्ति का हित जो है समष्टि के हित से ऊपर नहीं है। लेकिन यहां तक आते आते अगर ये हम सारे डीपीएसपी को ओवरराइड करा दे फंडामेंटल राइट को, तो जो व्यक्ति के अधिकार हैं उनका क्या होगा। हम समाज की रक्षा करने में इतने तल्लीन नहीं हो सकते कि हम व्यक्ति की वैयक्तिकता को ही खत्म कर दें। इसी व्यक्ति से ही तो मिलकर समाज बनता है। इन्हीं सारी चीजों का जो परीक्षण था वो मिनर्वा बिल बाद में हुआ। और कोर्ट ने वहां, आपको मालूम है क्या कहा था, कोर्ट ने मिनर्वा बिल बाद में कहा था कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच जो है बैलेंस, सामंजस्य जो है वो क्या है, मूल ढांचा है। मिनर्वा बिल बाद में, मिनर्वा बिल केस में कोर्ट ने क्या कहा था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच सामंजस्य, इक्विलिब्रियम, ठीक, इन दोनों के बीच सामंजस्य जो है क्या है, संविधान का मूल ढांचा है। ये बहुत एग्जाम में आता है। ये किस केस में कहा गया, तो याद रखिएगा ये मिनर्वा बिल बाद में कहा गया था कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के बीच सामंजस्य हमारे संविधान का मूल ढांचा है। और कोर्ट ने जो है ये जो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया था कि सारे फंडामेंटल
राइट पे जो है की जो है कोई भी डीपीएसपी के किसी भी पॉलिसीज को, आपको मालूम है 12 से 35 तक बताया फंडामेंटल राइट है, 36 से लेके कहां तक है 51 तक डीपीएसपी है। तो ये जो डीपीएसपी है, इसके सारे डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो वो कानून अगर फंडामेंटल राइट का, अगर उस कानून फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, अगर कोई ऐसा कानून उसके डीपीएसपी को अमल में लाने के लिए बनाया जाता है, डीपीएसपी का मतलब आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए बनाया जाता है, तो उसे इस आधार पर जो है संवैधानिक नहीं घोषित किया जाएगा कि वह भाग 3 में दिए गए किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। इसमें पूरे पार्ट 4 को पार्ट 3 के ऊपर वरीयता दी गई थी, जो कि वाकई में सही नहीं था। मैंने कहा इस बात को लेके कि व्यक्ति का हित और समाज के हित में संतुलन आवश्यक है। हम समाज को देखते देखते अगर व्यक्ति को खत्म कर देंगे तो व्यक्ति से तो समाज बनता है, फिर समाज की क्या अहमियत है। इस नाते कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया, जजेस का ये ऑब्जर्वेशन था कि दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। 39-20 तक तो बात ठीक थी, कोर्ट ने 39-20 को तो वैलिड ठहराया, लेकिन जो 25th अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था, लेकिन जो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसका एक्सटेंशन करके इसको पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ओवरराइड करा गया था, इसको कोर्ट ने नल और वाइड कर दिया। और अंत में आपको एक बात बताते आते आते इस कहानी को यहां खत्म करें। आप जानते हैं कि संपत्ति के इतने विवाद, संपत्ति क्या संपत्ति के अधिकार को लेकर इतने विवाद चल रहे थे, और 44th अमेंडमेंट के द्वारा, मालूम है जनता पार्टी की सरकार थी 1978, ठीक, मैंने कहा इसको याद रखिए, विद इफेक्ट फ्रॉम 20 जून 1979 से इफेक्ट हुआ था। ये भी एग्जाम में आता है बार बार। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यही इस विवाद का पटाक्षेप हुआ। बताया 19(1)(f था, कोई भी नागरिक को संपत्ति अर्जित करने, रखने और बेचने का अधिकार क्या था, इक्विजिशन, होल्ड और डिस्पोज का अधिकार था। इसे डिलीट मार दिया गया। 31 को भी डिलीट मार दिया गया। आपको मालूम है कि आपके 7 फंडामेंटल राइट्स में से आज सिर्फ 6 हैं, 6 बचे हैं। और यहां ध्यान देने की बात है कि 31 कहां था, पार्ट 3 में था 31। इस 31 को उठा करके हम ले गए कहां, पार्ट 12 में, पार्ट 12, पार्ट 12। पार्ट 12 की टाइटल क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। पार्ट 12 की टाइटल क्या, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, यानी फिनेंस, प्रॉपर्टी, कंट्रैक्ट एंड सूट्स। ये पार्ट 12 था। इस पार्ट 12 में कुल बताया था पार्ट हैं, पार्ट में भी चैप्टर्स हैं जहां बड़े पार्ट है। कुल 3 अध्याय थे इसमें, आर्टिकल 300 था। इस 31 को उठा के ला करके यहां पे 300 में 300A जोड़ दिया गया और यहां लिखा गया अध्याय 4, और यहां है संपत्ति का अधिकार 300A में डाल दिया गया। और 300A की वर्डिंग वही है जो 31 की थी। 31 की वर्डिंग क्या थी, 31 की वर्डिंग यही थी कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, नो पर्सन शैल बी deprived of his property except authority of law, ठीक, except authority of law, यानी किसी भी व्यक्ति को बिना विधि के प्राधिकार के उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। 19(1)(f को रिपील करके खत्म किया गया 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। और यहां जो संपत्ति के अधिकार की चर्चा थी 31 में, 31 को खत्म कर दिया गया और 31 को ले जा करके पार्ट 3 से अब 21 कहां है,
सॉरी 31 कहाँ है, 31 है पार्ट नंबर 12 में। पार्ट 12 की टाइटल बताई क्या थी, वित्त संपत्ति संविदाएं और बात, फिनेंस प्रॉपर्टी कंट्रैक्ट एंड सूट्स। इसमें 3 अध्याय थे, एक चौथा अध्याय जोड़ा गया संपत्ति का अधिकार, और 300A के आर्टिकल के नाम से संपत्ति का अधिकार है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बट इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स ए लीगल राइट, स्टिल इट्स ए लीगल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और ये ध्यान रखिए कि इस 31 की जो भाषा थी ठीक वही भाषा 300A की है। 300A पार्ट 12 के अध्याय नंबर 4 में इकलौता आर्टिकल है, और ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। किसी की संपत्ति को बिना विधि के प्राधिकार के वंचित नहीं किया जाएगा, ये वही वर्डिंग है। ये संक्षेप में बातें थी संपत्ति के अधिकार की। अब हम जो है आगे देखते हैं 31A, 31B, 31C। आज जो है ये भी हमने बताया कि 31 जहां से हटा है वहां क्या लिखा है, वहां अगर आप संविधान खोलेंगे तो लिखा हुआ है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। जहां 31 हुआ करता था वहां ब्रैकेट में लिखा है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, ठीक, कंपल्सरी इक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। और आगे लिखा हुआ है वही कहानी 44th अमेंडमेंट 1978 विद इफेक्ट फ्रॉम 20 जून 1979। ये 31 की स्थिति है। 19(1) का F, वहां भी आपको स्टार 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 दिखेगा। ये संक्षेप में इसका इतिहास है। और अब हम आगे पढ़ते हैं कि आखिर वाकई में 31A-B-C में क्या है। और एक और आर्टिकल इसी में था जो डिलीट कर दिया गया, 31A, 31B, 31C और 31 एक D भी था, ये खत्म कर दिया गया। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे।